जय हिंद विद्यार्थियों, आज हम शुरू करने वाले हैं मैथ्स। और मैथ्स में हमने पहला टॉपिक लिया है क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स। तो चलिए करते हैं शुरुआत। तो सबसे पहले ये चर्चा हो जाए कि नंबर्स होते कितने टाइप के हैं। तो क्या क्या होते हैं नंबर्स, पढ़ा है स्कूल में कुछ? क्या पढ़ा है? होल नंबर पूर्ण संख्याएं, नेचुरल नंबर प्राकृतिक संख्याएं, और रैशनल नंबर हिंदी में क्या बोलते हैं? परिमेय अपरिमेय संख्याएं, रैशनल इरैशनल, और बताओ इवन ऑड, सम और विषम संख्याएं। ये पढ़ा सा लग रहा है? हाँ, प्राइम नंबर, अभाज्य संख्याएं, और बताओ रियल नंबर्स। रियल नंबर्स क्या होते हैं? जो हम पढ़ते हैं वो रियल नंबर्स ही होते हैं, ठीक है ना। चलो करें शुरू। तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले ये बताओ कि जो हम नंबर्स पढ़ने वाले हैं, मतलब संख्याएं पढ़ने वाले हैं, ये संख्याएं होती कितनी हैं? संख्याएं कितनी होती हैं? हाँ, 10 होती हैं। कहाँ से कहाँ तक? 0 से लेकर 9 तक, है ना। 0 to 9 यही तो है। फिर इन्हीं से मिलकर और नंबर्स बनते जाते हैं। टोटल सिंबल कितने होते हैं? 0 से 9 तक। और फिर इन्हीं सिंबल्स को हम आपस में मर्ज करते जाते हैं और आगे नंबर्स बनते जाते हैं। तो यहाँ पर हमने प्लान किया, देखो साथ में आपका डेटा रिटर्न का भी चलता जाए और हम डिस्कशन भी करते जाएं, तो दोनों चीज़ें एक साथ हो जाएंगी। ये PDF मिल जाएगी आपको। चलो देखो क्या कह रहा है, संख्या किसे कहते हैं? तो संख्याएं कितनी होती हैं? 0 से लेकर 9 तक ये 10 संख्याएं होती हैं। यदि हम 0 की बात करते हैं डायरेक्ट, तो 0 की कोई वैल्यू नहीं होती, डायरेक्ट कोई वैल्यू नहीं होती। लेकिन 0 यदि कहाँ आ जाए? हाँ, 2 अंकों की संख्या में, कम से कम 2 अंकों की संख्या में इकाई के अंक पर आ जाए तो उसकी वैल्यू बन जाती है ना। कितना हो जाती है? 10 गुना बना देता है चीज़ों को, यही है। अब एक क्वेश्चन और उठता है कि 0 जो है आया कहाँ से? 0 आया कहाँ से? बताओ, 0 का इन्वेंटर कौन है? आर्यभट्ट। आर्यभट्ट है 0 के इन्वेंटर, ठीक है ना। अपनी बात से मत पलटना। अब आपने कहा है इन्वेंटर 0 के कौन है? आर्यभट्ट। इन्वेंटर का मतलब क्या होता है? हाँ, आविष्कारक, यही होते हैं ना, आविष्कारक को बोलते हैं इन्वेंटर। तो आपने कहा कि 0 के आविष्कारक कौन है? आर्यभट्ट। ऐसा होता है क्या? हाँ, एक शब्द और हम पढ़ते हैं, खोज, डिस्कवर करना। आर्यभट्ट ने इन्वेंशन किया था या खोज की थी? खोज की थी। जैसे कभी कोई ग्रह नया ढूंढा जाता है तो क्या बोलते हैं हम? खोज हुई, ऐसा बोलते हैं। नया ग्रह बनाया नहीं है, हाँ, खोज की है। खोजना मतलब आपका पेन गुम जाए, क्या करोगे? खोजोगे या आविष्कार करोगे? खोजेंगे। मतलब 0 गुम गया था तो आर्यभट्ट ने ढूंढ दिया, ऐसा यही हुआ है? नहीं, कुछ और हुआ था। क्या हुआ था? आर्यभट्ट ने 0 की खोज ही की थी। क्या किया था? खोज की थी, ठीक है ना। चलो आगे बढ़ें। अब सवाल ये उठता है कि यदि खोज की थी तो 0 पहले से था, यही बात हुई ना। अब 0 पहले से था तो कहाँ था? तो देखो 0 को लेकर बहुत सारे क्वेश्चन हैं और बहुत विवादित हैं। तो जो चर्चाओं में आज नाम है, हो सकता है वो परिवर्तित हो जाए, क्योंकि आपको पता है शिलालेख मिलते जाते हैं बहुत पुराने और पता चलता जाता है कि इससे पहले भी 0 था। तो अभी जो डेटा है वो हम डिस्कस करते हैं। तो देखो क्या होता है कि 0 को लेकर कुछ नाम हमें याद रखने हैं, 5 से 6 नाम। हमने ये पढ़ा है कि आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है, पढ़ा है ना कि आवश्यकता ही आविष्कार की जननी होती है। तो सबसे पहले आवश्यकता होनी चाहिए तब तो आविष्कार होगा। जैसे आप अभी क्लास में बैठे हो, अब क्लास में आपकी पता चला 5 घंटे क्लास है। अब 5 घंटे में आप कुर्सी पर बैठे बैठे थक जाते हो, तो आपने सोचा ऐसी कोई चेयर होनी चाहिए जिस पे हम बैठे तो बड़ा सुकून सा रहे, हम थके ना। तो सबसे पहले क्या करेंगे? हमें ज़रूरत महसूस हुई। फिर हम क्या करेंगे? मार्केट सर्च करेंगे, क्या कोई ऐसी चीज़ है? यदि नहीं है तो आविष्कार होगा, यही होता है। तो सबसे पहले 0 की आवश्यकता किसे महसूस हुई? सबसे पहले ये लगा कि ऐसा कोई चिन्ह, कोई सिंबल होना चाहिए जिसकी कोई वैल्यू ना हो, ठीक है ना। तो ये सबसे पहले जरूरत महसूस हुई है। पिंगल और पाणिनि, नाम याद रखना, क्या नाम है? पिंगल और पाणिनि। इन्हें सबसे पहले शून्य की आवश्यकता महसूस हुई।
लेकिन आवश्यकता महसूस होने से आविष्कार नहीं हो जाएगा। जीरो के आविष्कारक के रूप में नाम आता है ग्रत्सभद्र का, कि जीरो का जो आविष्कार है, इन्वेंटर जो है वो कौन है, ग्रत्सभद्र हैं। लेकिन उस समय व्हाट्सएप नहीं था तो प्रचार प्रसार हो नहीं पाया। अब अभी तो कोई छोटी सी घटना हो जाए तो हम व्हाट्सएप फेसबुक के जरिए उसको तुरंत सर्कुलेट कर देते हैं, लेकिन पहले क्या होता था, वार्षिक पत्रिकाएं या बुक्स हाथ से लिखी जाती थीं, तो प्रचार प्रसार की कमी थी। क्या हुआ, जीरो का आविष्कार तो हो गया लेकिन वो लोगों तक नहीं पहुंच पाया, इसीलिए दोबारा खोज की आवश्यकता पड़ी। और खोज किसने की, आर्यभट्ट ने की है। लेकिन जीरो का प्रचार प्रसार आर्यभट्ट ने नहीं किया। एक बार क्वेश्चन पूछा गया है कि शून्य के संपादक कौन हैं। अब ये संपादक वर्ड मतलब आपने सुना होगा, जब हम न्यूज़पेपर की बात करते हैं तो वहां पर संपादक वर्ड यूज होता है, एडिटर होता है। तो उस समय प्रचार प्रसार का माध्यम क्या था, पत्रिकाएं जो वार्षिक होती थी या मासिक होती थी, ऐसा मैं कह दूं। तो जब प्रचार प्रसार पत्रिकाओं के माध्यम से हुआ तो वहां पर वर्ड आया क्या, संपादक। तो क्वेश्चन पूछा गया कि शून्य के संपादक कौन है, तो शून्य के संपादक है नागार्जुन। क्या नाम है इनका, नागार्जुन। ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। चलिए आगे बढ़ें। अब सवाल ये उठता है कि शून्य जब डिजाइन किया गया, हाँ एडिटर का नाम है नागार्जुन, ठीक है ना, चलो एडिटर, ठीक है। चलो बढ़े आगे। तो अगला सवाल ये उठता है कि शून्य का जो सिंबल है, जीरो का जो चिन्ह है, ये कहाँ से लिया गया है। आपने देखा होगा कि हम चीज़ें अडॉप्ट कर जाते हैं। जैसे आपने पढ़ा है कि हमारी हिंदी भाषा कहाँ से ली गई है, संस्कृत से, और संस्कृत की भी देवनागरी लिपि से, यही पढ़ा है हमने। तो जब हमारी हिंदी भाषा वहाँ से ली, मतलब ये चिन्ह, ये सिंबल कहाँ से लिए गए, देवनागरी से। तो शून्य का चिन्ह कहाँ से आया, तो शून्य के चिन्ह को लेकर एक क्वेश्चन बनता है कि शून्य का चिन्ह कहाँ से लिया गया। तो ये लिया गया है पांडुलिपि से। कहाँ से लिया गया है, जीरो नहीं लिया, शून्य का चिन्ह लिया है, सिंबल उठाया है। कहाँ से उठाया है सिंबल, पांडुलिपि से। अब यदि ये सिंबल वहाँ ऑलरेडी था तो कुछ नाम भी हुआ करता होगा इसको, नाम तो हमने रखा है ना शून्य, तो फिर वहाँ पहले से कोई नाम होगा। तो पांडुलिपि में शून्य का नाम हिंदसा। अब मैं शून्य का नाम नहीं कह सकता, क्या कहूँगा, शून्य के चिन्ह का नाम क्या था, हिंदसा था। इस सिंबल का नाम पांडुलिपि में क्या था, हिंदसा था। आगे बढ़े। अब यदि पांडुलिपि में शून्य था तो वो बेचारे शून्य अकेले का क्या करेंगे, गिनती भी रही होगी। अब ये गिनती क्या होती है, यदि हम हिंदी भाषा की बात करें तो हम 0 से लेकर 9 तक के चिन्हों को गिनती कहते हैं। अंग्रेजी इसी को नंबर्स या काउंटिंग कहती है, तो पांडुलिपि भी कुछ तो कहती होगी। हाँ, तो वहाँ पर 0 से 9 तक के चिन्ह गुबार कहे जाते हैं। क्या कहलाते हैं, गुबार कहलाते हैं। पांडुलिपि में 0 से लेकर 9 तक के चिन्हों को गुबार कहा जाता है। अब ये हमारे क्या काम का है, तो एक बार क्वेश्चन पूछा गया है कि 0 से लेकर 9 तक के चिन्ह गुबार कहलाते हैं और नीचे कंट्रीज के नाम लिखे थे, ठीक है ना। तो स्पेन में आज भी इन चिन्हों को क्या कहा जाता है, गुबार कहा जाता है। याद रखना, ये क्वेश्चन पूछा गया है। मैं PDF भेज दूंगा तो आपको पूरा डेटा प्रॉपर मिल जाएगा, ठीक है ना। तो 0 से 9 तक के चिन्ह क्या कहलाते हैं, गुबार कहलाते हैं। अब एक इजी सा क्वेश्चन मुझे ये बताओ कि यदि हम 0 की बात करें, 0 का जो साइन होता है, जो चिन्ह होता है, वो ये है या ये है, बताओ A है या B है, कौन सा वाला है 0, B है 0, B है 0, फिर A क्या है, O है। A बोल रहे हैं O है और B 0 है। ये तो आपने 0 तय कर दिया, तो इसको मैं लिख दे रहा हूँ 0, ठीक है ना। अब बचा A का क्या किया जाए, ये 0 नहीं है, नहीं, हाँ शून्य है, ये बोल रहे हैं शून्य है, हाँ नहीं, एक ही बात बोल रहे हैं, ऐसा नहीं, अलग अलग होता है। कैसे, देखो जब हम हिंदी भाषा की बात करते हैं तो हिंदी में ऐसा एक होता है, ऐसे ही होता है, ये ठीक था। ऐसे ही
यहां पर जो जीरो होता है ना वो होता है ओवल शेप और यहां पर होता है सर्कल, ठीक है ना। ये कौन है, ये शून्य है, ठीक है ना। तो अंग्रेजी और हिंदी भाषा में जीरो के सिंबल अलग अलग होते हैं। अब ध्यान देना, जब हिंदी में हम टाइपिंग करते हैं ना, व्हाट्सएप पे आजकल हिंदी यूज करते हैं, कमेंट वमेंट में भी यूज करते हैं, हाँ, तो वहां अब ध्यान देना, जब आप हिंदी वाला कीबोर्ड चलाएंगे तो वहां पर आपको जीरो सर्कल के शेप का दिखेगा और अंग्रेजी वाले में कैसा दिखेगा, ओवल शेप दिखेगा, अंडे के आकार का दिखेगा। तो याद रखना है कि हिंदी भाषा में शून्य का आकार वृत्त के आकार का होता है, सर्कुलर होता है, और अंग्रेजी भाषा में कैसा होगा, ओवल शेप, अंडे के आकार का होता है। चले आगे बढ़े, चल यहां तक सब ठीक है। नेक्स्ट हमें पढ़ना है प्राकृतिक संख्या क्या होती है। इसके नाम है प्राकृतिक संख्या, प्राकृत संख्या या नेचुरल नंबर। तो ये बताओ, देखो याद तो हम कर लेंगे, रट्टा मार लेंगे, लेकिन जब इसकी जरूरत पड़ेगी तो कंफ्यूजन शुरू हो जाता है, जीरो से था या एक से था, ऐसा होता है। तो कैसे याद रखो, ये बताओ। नेचुरल वर्ड से हमें ये समझ में आता है कि जब हम बात करते हैं ना, ये नेचुरल ब्यूटी है या ये नेचुरल चीजें हैं, मतलब जिससे कोई छेड़छाड़ ना की हो, जैसा बना है वैसा ही हो, तो वो प्राकृतिक है। अब यदि मैं आपसे ये कहूं कि मुझे गिनकर बताओ काउंट करके कि कितने स्टूडेंट क्लास में हैं, कहां से गिनोगे, एक से। तो हम नेचुरली जहां से गिनना शुरू करते हैं वही क्या होता है, नेचुरल नंबर होता है। कहां से शुरू होगा, एक से होगा। कहां तक गिन सकते हो, जहां तक चाहें, मतलब अनंत तक, है ना, इनफाइनाइट तक। तो एक से लेकर अनंत तक की संख्याएं क्या कहलाती हैं, नेचुरल नंबर कहलाती हैं। याद रहेगा कि जहां से हम गिनना शुरू करते हैं वहीं से नेचुरल नंबर शुरू होता है, ठीक था। चलो बढ़ें आगे। नेक्स्ट क्या है, होल नंबर। अब होल नंबर हिंदी में क्या बोलते हैं, पूर्ण संख्याएं। ये बताओ, ये पूर्ण वर्ड का मीनिंग क्या होता है, पूर्ण मतलब पूरी संख्याएं, यही मतलब हुआ ना, पूर्ण मतलब पूरी संख्याएं। तो हमने कौन सी संख्या छोड़ दी थी, अभी जीरो छोड़ दिया था, तो उसको मिला दे तो पूर्ण हो जाएगा, है ना। तो अभी हमने किसको छोड़ा था, केवल जीरो को। अब यदि हम जीरो को भी ले लें तो संख्याएं पूरी हो जाएंगी, पूर्ण हो जाएंगी। तो जीरो से लेकर कहां तक, अनंत तक की संख्याएं क्या कहलाती हैं, पूर्ण संख्याएं, होल नंबर कहलाती हैं। क्या हम ऐसा लिख सकते हैं, जीरो प्लस नेचुरल नंबर इक्वल्स टू होल नंबर, ये चल जाएगा। देखो क्या किया मैंने, जीरो को शामिल कर दिया। क्या कह दूं मैं, यदि प्राकृतिक संख्याओं में, नेचुरल नंबर्स में शून्य को शामिल कर लिया जाए, जीरो को भी ऐड कर लिया जाए, तो क्या बन जाएगा, होल नंबर्स बन जाएंगे। याद रहेगा, नॉर्मली जहां से गिनना शुरू करते हैं वो नेचुरल नंबर, और पूर्ण मतलब पूरी संख्याएं। तो नेचुरल में हमने क्या छोड़ दिया था, जीरो छोड़ दिया था, उसे भी शामिल कर दो तो क्या बन जाएगा, होल नंबर बन जाएगा। चलें आगे, देखो नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है पूर्णांक। अब ये पूर्णांक क्या होता है, इंटीजर। तो पूर्णांक को जरा संधि विच्छेद करो। पूर्णांक, पूर्ण प्लस अंक, पूर्ण मतलब सभी अंक। अब कौन से अंक छूट गए, हाँ नेगेटिव, नेगेटिव नंबर छूट गए। पूर्णांक मतलब पूर्ण प्लस अंक, कौन से अंक छूट गए, नेगेटिव नंबर छोड़ दिए हमने। तो क्या करें, यदि हम होल नंबर्स में, होल नंबर्स मतलब पूर्ण संख्याएं, कहां से शुरू होती हैं, जीरो से अनंत तक। यदि हम होल नंबर्स में नेगेटिव नंबर्स को भी शामिल कर दें, यदि हम किसमें, होल नंबर्स में नेगेटिव नंबर्स को भी शामिल कर दें, तो क्या बन जाएगा, इंटीजर्स बन जाएगा, पूर्णांक बन जाएगा। तो ये कहां से शुरू होगा, माइनस के अनंत से शुरू होकर प्लस के अनंत तक जाएगा। ठीक था, बन पाएगा। चलें बढ़ें आगे। केवल आपको कंफ्यूज नहीं होना, बस ध्यान रखना है चीजें कहां से कहां तक थी, क्योंकि जब क्वेश्चन आएगा तो ये वैसे ही आपको बहुत कंफ्यूज करेगा। अच्छा, ये हमारे काम क्या आएगा, आपके दो टॉपिक में क्वेश्चन बनेंगे। कैसे,
जैसे पहला क्वेश्चन बनता है कि बताओ पहली 20 पूर्ण संख्याओं का योग क्या होता है, ठीक है ना। व्हाट इज द सम ऑफ फर्स्ट 10 इंटीजर्स नहीं पूछेगा, जब भी पूछेगा होल नंबर्स पूछेगा, क्योंकि इंटीजर्स शुरू कहां से होंगे, नेगेटिव में भी चलता है ना, तो कहां से शुरुआत होती है क्वेश्चन की, होल नंबर से। लेकिन जब हमसे नेचुरल नंबर कहेगा तो 1 से 10 तक 10 होंगे, और होल बोलेगा तो 0 से 9 तक 10 होंगे, तो ये अंतर आएगा, ठीक है ना, और वही क्वेश्चन गलत होगा, तो ध्यान रखना है। चलो बढ़े आगे। अब नेक्स्ट है इवन और ऑड, ठीक है ना। तो सबसे पहले बताओ इवन नंबर्स क्या होता है, सबको पता है, जो 2 से डिविजिबल हो, जिसमें 2 का पूरा पूरा भाग चला जाए, कुछ भी रिमाइंडर ना बचे, मतलब शेषफल यदि 0 आ गया तो क्या है वो, इवन नंबर है, सम संख्या है। यदि हम किसी भी संख्या में 2 से भाग लगाएं और रिमाइंडर क्या आ जाए, 0 आ जाए, 2 से डिविजिबल हो जाए, मतलब रिमाइंडर 0 हो जाए, तो क्या होगा, वो इवन नंबर होगा, सम संख्या होगी। लेकिन बताओ क्या इतना आसान कभी पूछेगा, नहीं पूछेगा। फिर अच्छा ऑड नंबर क्या होता है, हाँ विषम संख्या, जो 2 से या तो डिविजिबल ना हो, मतलब या तो भाग ना जाए, या फिर कुछ ना कुछ रिमाइंडर बच जाए। जैसे 1 में भाग लगाएं 2 का, तो क्या भाग जाएगा, नहीं जाएगा, और 3 में भाग लगाएं तो बच जाएगा, बचेगा। तो या तो भाग ही ना जाए, या फिर कुछ ना कुछ रिमाइंडर बच जाए, तो क्या कहलाएगा, वो ऑड नंबर, विषम संख्या कहलाएगी। अब ये बताओ इवन ऑड हम समझ गए क्या होता है, 0 क्या होता है, इवन है कि ऑड है, इवन है, अच्छा लिखा है, देखो 0 क्या होता है, 0 होता है इवन नंबर। अब बोल दिया तो हम कैसे मान लें इवन ही होता है, क्यों होता है, 0 इवन है क्यों है, तो देखें जरा क्यों होता है। तो सबसे पहले ये बताओ आप, यदि मैं ऐसा लिख दूं, 0 में भाग लगाऊं मैं 2 का, या 0 में भाग लगाऊं 5 का, या 0 में भाग लगाऊं 3 का, बताओ आंसर आएगा कुछ, यहां 0 में भाग देंगे 2 का तो क्या आएगा, 0 ही आएगा। 5 में 5 से भाग लगाएंगे 0 में तो 0 आएगा, और 3 से भाग लगाएंगे तो भी 0 आएगा। अब ये बताओ यदि मैंने 10 में भाग लगाया होता 5 का, यहां आंसर आता कुछ, कितना आता, 2 आता, और यहां कितना आता, हाँ 5 आता। लेकिन कंडीशन यदि कुछ ऐसी होती, नीचे लिखा होता 17 और यहां 5, तो अब देखो भाग पूरा पूरा जाता क्या, नहीं जाता, नहीं जाता ना। यदि भाग नहीं जाएगा, यदि भाग नहीं जाएगा तो परफेक्ट आंसर नहीं मिलेगा। लेकिन यहां देखो आंसर मिल रहा है, मिल रहा है ना, मतलब भाग जा रहा है, 0 में जा रहा है, तो ये 0 2 से डिविजिबल तो है, होता है 2 से डिविजिबल, 0 हर एक नंबर से डिविजिबल होता है, तो यहां से तो हम मान सकते हैं कि इवन नंबर है, माना जा सकता है। लेकिन केवल 2 से डिवाइड होना ही इवन नंबर की शर्त नहीं होती, 2 से डिवाइड होने से ही ये कंफर्म नहीं होगा कि ये इवन नंबर है। और कोई शर्तें क्या हैं, फिर कैसे पता करें, तो सबसे पहले तो ये हम नोट कर लें जो मैंने अभी लिखा था, कि यदि आ जाए कभी कि 0 डिवाइड बाय नंबर, तो आंसर क्या आएगा, 0। और कभी आ जाए नंबर डिवाइड बाय 0, तो क्या आएगा, या तो इनफाइनाइट या CND, कांट बी डिटरमाइंड, ठीक है ना। तो ये क्या होगा, ये जब भी ऐसी सिचुएशन बनेगी तो या तो ये अनंत की तरफ जाएगा, या फिर ये हम इसको क्या कह दूं कि डिफाइन नहीं कर सकते, ठीक है ना। चलो आगे बढ़ें, वापस आए अपने टॉपिक पर। क्या था, 0, कि 0 जो है इवन है या ऑड है, तो पहली शर्त तो पूरी हो गई। क्या शर्त थी, कि 0 जो है डिविजिबल है किससे, 2 से, आंसर आ रहा है 0, आ रहा है, मतलब भाग जा रहा है तब तो आंसर आ रहा है, तो पहली शर्त तो पूरी हो गई। दूसरी शर्त होती है कि 2 विषम संख्याओं के बीच, 2 ऑड नंबर्स के बीच हमेशा एक इवन नंबर होता है, 2 ऑड नंबर के बीच हमेशा एक इवन नंबर होता है। तो 0 के पहले और बाद में कौन आता है,
जीरो के पहले और बाद में, पहले कौन आएगा -1 और बाद में कौन आएगा 1, यही होगा। ये कौन सी संख्या है, ऑड नंबर है, और ये भी कौन सी संख्या है, विषम ऑड नंबर। और दो ऑड नंबर के बीच हमेशा कौन होगा, इवन नंबर होगा। तो यहां से भी जीरो क्या बन रहा है, इवन नंबर। दो कंडीशन लग गई, पहला 0 2 से डिविजिबल है, दूसरा दो विषम के बीच हमेशा एक सम संख्या होती है। तीसरी शर्त है, तीसरा रूल होता है, समझना बहुत ध्यान से, रट्टा नहीं मारेंगे हम। जैसे यदि मैं क्या करूं कि एक इवन नंबर ले लिया मैंने 2, ठीक है ना, ये इवन होता है, सम संख्या है। इवन नंबर में मैं प्लस करना चाहता हूं एक ऑड नंबर, तो कोई भी ऑड नंबर बताओ, एक चलेगा। कितना आएगा आंसर 3। यदि मैं 2 में कोई और ऑड नंबर ऐड कर दूं, कितना आएगा 7। यदि मैं 2 में कोई और ऑड नंबर ऐड कर दूं, क्या आएगा, आंसर जो आ रहा है वो कैसा आ रहा है, देखो ऑड ही आ रहा है। आंसर जो आएगा वो कैसा आएगा, ऑड ही आएगा, ऑड आएगा। लेकिन यदि मैं इवन नंबर में इवन नंबर ऐड कर दूं, जैसे 2 में ऐड कर दिया जाए क्या, इवन नंबर, इवन नंबर बोलूं चलेगा, कितना हो जाएगा 6। 2 में ऐड कर दूं 8, कितना आ जाएगा 10। देखो अब आंसर कैसा आ रहा है, क्या आएगा, इवन आएगा, इवन आएगा। मतलब यहां से एक और रूल पता चला, क्या, इवन प्लस इवन, इवन प्लस इवन इक्वल्स टू क्या आएगा, इवन, यही आएगा। ठीक था, तो जरा 2 में 0 को जोड़ो, 2 में जोड़ दिया किसको, 0 को, क्या आएगा 2 ही आएगा। तो यहां से भी 0 क्या होता है, इवन होता है। ठीक था ना, ठीक है। तो 3 शर्तें होती हैं इवन नंबर होने की, क्या, 2 से डिविजिबल होना चाहिए, 2 इवन के बीच एक ऑड या 2 ऑड के बीच एक इवन होता है, और तीसरा नियम इवन प्लस इवन क्या होता है, इवन होता है। तो यहां से 0 जो है वो क्या बन जाएगा, इवन नंबर बन जाएगा। अब एक चीज ध्यान रखना कि यदि आपसे पूछा जाए कि बताइए सबसे छोटी सम संख्या, स्मॉलेस्ट इवन नंबर कौन है, तो क्या आंसर लगाओगे, हाँ, स्मॉलेस्ट इवन नंबर 2 ही होगा। क्या होगा, स्मॉलेस्ट इवन नंबर 2 होगा, 2 ही होगा। लेकिन क्वेश्चन यदि 0 पर ही बनता है, यदि क्वेश्चन 0 पर ही बनता है तो ही आंसर 0 जाएगा, कि 0 जो है वो इवन नंबर होता है। ठीक है ना। यदि क्वेश्चन नॉर्मल चल रहा है तो सबसे छोटा इवन नंबर 2 होगा, लेकिन क्वेश्चन 0 पर ही बनता है तो 0 क्या होगा, इवन होगा। चलें आगे, यहां तक सब ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। ये हो गया ऑड नंबर, ठीक है ना। देखो यहां कुछ स्पेशल पॉइंट्स लिखे हैं, इन दोनों के ही हमने डिस्कस कर लिया है, फिर भी एक बार हम और देख लेते हैं। देखो क्या कह रहा है, किन्हीं भी 2 या 2 से अधिक सम संख्याओं को जोड़ने पर हमेशा एक सम संख्या प्राप्त होती है। आप वही इवन प्लस इवन क्या आता है, इवन आता है। तो 2 इवन जोड़ लो, 3 जोड़ लो, हमेशा क्या आएगा, इवन ही आएगा। कह रहा है यदि एक ऑड नंबर को इवन नंबर में जोड़ा जाता है तो आंसर ऑड ही आएगा। यदि आपने इवन में ऑड जोड़ा, अभी किया था, इवन में ऑड को जोड़ा तो क्या आएगा, ऑड ही आएगा। नेक्स्ट कह रहा है 2 ऑड नंबर को जोड़ा जाए तो हमेशा इवन आएगा। 2 ऑड जोड़ लो, 1 + 3 क्या आएगा, 4, 7 + 3 10 आ रहा है। 2 ऑड जोड़ेंगे तो क्या बनाएंगे, इवन बनाएंगे। चलें आगे, ये काम कहाँ आते हैं, जब आप प्रोबेबिलिटी पढ़ोगे तो कहेगा कि 2 डाइस को उछाला जाता है और दोनों डाइस का सम इवन आने की क्या प्रायिकता होगी, इस टाइप के क्वेश्चन, तो वहाँ काम आएंगी हमारी ये चीज़ें। कह रहा है यदि किसी भी सम संख्या को कई बार डिवाइड किया जाए तो रिजल्ट हमेशा इवन होगा। यदि किसी इवन नंबर को जितने बार चाहो, जिससे चाहो डिवाइड कर लो, हमेशा रिजल्ट क्या आएगा, इवन ही आएगा। ये क्या काम आने वाला है हमारा, जैसे कोई हम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, एक डेटा आ गया बड़ा सा और किसी बड़ी सी संख्या से डिवाइड करना है। अब ऑप्शन जो है, एक इवन नंबर लिखा है, 3 ऑड नंबर लिखे, तो डिवाइड नहीं करना, डायरेक्ट टिक मारना है।
कौन सा आएगा, इवन ही आएगा। ठीक था, तो ये छोटे छोटे पॉइंट है, याद रखना। चलो बढ़ें आगे। नेक्स्ट कह रहा है किसी भी विषम संख्या को कई बार डिवाइड करें तो भी क्या आएगा, विषम ही आएगा। चलो बढ़ें आगे। देखो ये क्या है यहां पर जो नाम फेमस होते हैं, जो हम जानते हैं, वो कौन सा है, भाज्य, कंपोजिट। और अलग अलग नाम भी हमें कई बार देखने को मिलते हैं, तो वो भी ऐड कर दिए हैं। तो यहां पर जो हम पढ़ने वाले हैं भाज्य संख्या, इसके पहले मुझे बताओ अभाज्य संख्या क्या होती है, प्राइम नंबर। तो ये जल्दी समझ में आएगा। हाँ हाँ, देखो एक बहुत ही जनरल सी डेफिनेशन जो हमें बचपन से पढ़ाई गई और याद भी है बहुत लोगों को, कि ऐसी संख्याएं जो किसी से डिवाइड नहीं होती वो क्या होती हैं, प्राइम नंबर। ये हमने पढ़ा है, लेकिन ये कब पढ़ा था, स्कूल में जब हम छोटे थे। तो ये तब का लेवल था। अब इतना आसान थोड़ी पूछेगा, अब उसको और खोद खोद कर पूछेगा। तो थोड़ा और डिटेल में चलते हैं। चलो देखें, अभी हमारे पास डेफिनेशन ये आई कि ऐसी संख्या जिसमें किसी का भाग ना जाए तो वो क्या होगा, प्राइम नंबर होगा, अभाज्य संख्या होगी। लेकिन इसी को मैं थोड़ा सिस्टम में कह दूं तो बताओ क्या ऐसी कोई संख्या होती है जिसमें खुद का भाग ना जाए? हाँ, ऐसी कोई संख्या जिसमें खुद का ही भाग ना जाए? नहीं, ऐसा थोड़ी होगा। या ऐसी कोई संख्या जिसमें एक का भाग ना जाए? हाँ, होती है? नहीं है। तो यहां पर इस डेफिनेशन को थोड़ा स्टैंडर्ड बनाएं तो क्या बन सकता है कि ऐसी संख्या जो केवल खुद से और एक से, वन से डिविजिबल होती है, वो क्या होती है, प्राइम नंबर होती है। लेकिन ये भी हमारे सवालों के जवाब नहीं दे पाएगी ये डेफिनेशन। क्यों? सबसे ज्यादा बार पूछा गया है यहां से एक क्वेश्चन कि स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर कौन होता है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन होती है, कौन होता है स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर। 2, 1 को क्यों छोड़ दिया, क्या बुराई है इससे? हाँ, एक में भी तो किसी का भाग नहीं जाता। नहीं, हमारी डेफिनेशन इसको क्लियर नहीं कर सकती, तो हम डेफिनेशन को थोड़ा अच्छा बनाते हैं। देखो अब ध्यान से सुनना, प्राइम नंबर क्या है। तो हमें याद ये रखना है कि ऐसी संख्याएं जिनके केवल 2 ही फैक्टर होते हैं। फैक्टर मतलब गुणनखंड, फैक्टर निकालते हैं हम डिजाइन बनाकर, याद आया, गुणनखंड, एलसीएम जैसे, हाँ वही फैक्टर, ठीक है ना। तो क्या याद रखना है कि ऐसी संख्याएं जिनके केवल 2 ही फैक्टर होते हैं और वो दोनों फैक्टर भी फिक्स हैं। कौन कौन होंगे? एक फैक्टर संख्या खुद होगी और दूसरा फैक्टर 1 होगा, ठीक है ना। ये बात तो वही हो गई, वही बात तो बोल दी थोड़ा सा घुमा फिरा कर, तो चीज वही है। लेकिन अब हमारे आंसर आने शुरू हो जाएंगे। कैसे? क्या कहा? ऐसी संख्याएं जिनके केवल 2 ही फैक्टर होते हैं और वो दोनों फैक्टर भी फिक्स हैं, कि एक फैक्टर संख्या खुद होगी और दूसरा फैक्टर 1 होगा, तो ही संख्या क्या होगी, अभाज्य संख्या होगी, प्राइम नंबर होगा। 2 फैक्टर से कम हुए तो भी प्राइम नहीं होगा, और इन 2 से ज्यादा हुए तो भी प्राइम नहीं होगा, ठीक है ना। अब आओ जरा बताओ, जरा एक में भाग लगाओ, फैक्टर बनाओ। कितने फैक्टर होते हैं एक के? एक, या तो एक को एक मान लो या खुद मान लो। भाई वही तो हुआ, 2 फैक्टर तो नहीं मिले, नहीं मिले ना, तो ये ना तो भाज्य होता और ना ही अभाज्य होता। एक जो है वो दोनों में नहीं आता, ठीक है ना। ना तो ये कंपोजिट नंबर में आता और ना ही ये प्राइम नंबर में आता। लेकिन जब क्वेश्चन आएगा कि सबसे छोटा प्राइम नंबर कौन है, तो पहले नंबर पर आपको 1 ही लिखा मिलेगा, और हम टिक भी कर जाएंगे और क्वेश्चन पेपर देकर पूरा कंप्लीट करके जब बाहर आएंगे तब ये तो 2 था, अब तो लग गया 1। हाँ, ऐसा होता है। तो ये क्वेश्चन उसी टाइप का है कि ये टिक भी हो जाएगा और याद भी आ जाएगा कि ये 2 था, ये तो 1 लगा गए, ठीक है ना। तो ध्यान रखना, सबसे छोटा प्राइम नंबर कौन होता है? 2। क्या हुआ? कौन होता है? 2 होता है, 1 नहीं होता। 1 ना तो कंपोजिट है और ना ही प्राइम है। अब 2 क्यों होता है? देखो 2 के फैक्टर बनाएंगे तो क्या होगा, कौन बनेगा? 2 और 1 बने 2 फैक्टर,
दो फैक्टर आ रहे हैं, 2 और 1। यही तो कहा था, एक संख्या खुद होनी चाहिए और दूसरा 1 होना चाहिए। तो कौन हो गया, 2 से शुरुआत हो गई, 3 होगा क्या, देखो हो जाएगा 4, 4 हो पाएगा नहीं, 4 के फैक्टर ज्यादा हैं, ज्यादा फैक्टर हैं, और यदि फैक्टर ज्यादा हुए तो क्या होगा, वो कंपोजिट नंबर हो जाएगा। या फिर थोड़ा इजी भाषा में कहूं तो ऐसी संख्या जो 1 से और खुद से, इसके अलावा किसी एक नंबर से या एक से ज्यादा नंबर से डिवाइड हो जाए, वो क्या होता है, कंपोजिट नंबर होता है। मतलब खुद के अलावा किसी से भी भाग चला जाए तो वो क्या हो जाएगा, कंपोजिट। देखो 4 में भाग जाता है किसका, 2 का, तो ये क्या हो जाएगा, कंपोजिट हो जाएगा। चलो देखें जरा, थोड़ा और डिटेल में चलते हैं। इसको हटाता हूं मैं, जरा यहां आता हूं। देखें, देखो क्या था, मैंने नंबर्स लिखे 0, 1, 2, 3, 4, 5 और चलने देते हैं, ठीक है ना। अब हमें क्या करना है, इसमें से छांटना है कि कौन प्राइम है और कौन कंपोजिट है। तो सबसे पहले ये बताओ 0 किस में आएगा, प्राइम या कंपोजिट। देखो 0 के कोई फैक्टर नहीं होते, क्यों, यदि किसी को भी 0 के साथ मल्टीप्लाई में लिख दिया तो वो खत्म हो जाएगा। 0 का किसी में भी मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बन जाएगा, 0 बन जाएगा ना। तो 0 का तो कोई फैक्टर होता ही नहीं है। अब जब फैक्टर ही नहीं होता तो यहां प्राइम और कंपोजिट का तो सवाल ही नहीं उठता। क्यों, क्योंकि यहां कम से कम 2 फैक्टर तो प्राइम और ज्यादा फैक्टर तो कंपोजिट। अब यहां तो फैक्टर ही नहीं है 0 के पास, तो ये ना तो प्राइम होता और ना ही कंपोजिट होता, ये खत्म, ठीक था। अब 1 क्या है, तो 1 के पास भी एक ही फैक्टर है, ठीक है ना, तो ये भी दोनों में नहीं आएगा, ये हट गया। ये विवादित क्वेश्चन है, विवादित मतलब कंफ्यूज करते हैं बहुत ज्यादा, एक बच्चा कुछ और लगाएगा, दूसरा कुछ और लगाएगा। देखें आगे बढ़े, इसके पास 2 फैक्टर मिले, कौन कौन मिल गए। तो यहां से देखो अब क्वेश्चन क्या क्या आएंगे। सबसे पहले स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर, सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन होती है, 2। दूसरा क्वेश्चन ये बताओ स्मॉलेस्ट ऑड प्राइम नंबर, सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या। अभाज्य तो होनी ही चाहिए, विषम भी होनी चाहिए, कौन आएगा, 3। क्यों, 2 कैसा है, इवन नंबर है, 2 कैसा है, इवन है ना, तो ये तो सम संख्या हो गई। हमसे क्या पूछा है, विषम पूछा है, और कैसा होना चाहिए, प्राइम, तो आंसर क्या जाएगा, 3, ठीक था। यदि पूछा जाए इवन प्राइम नंबर कौन होता है, 2। इकलौता 2 ही ऐसा है जो इवन भी है और प्राइम भी है, ठीक है ना। 2 के अलावा कोई भी इवन नंबर प्राइम नहीं होता, जितने भी प्राइम नंबर आएंगे सब ऑड नंबर होंगे। केवल 2 ही इकलौता ऐसा है जो इवन भी है और प्राइम भी है। तो ये 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्या क्या, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर, स्मॉलेस्ट ऑड प्राइम नंबर और स्मॉलेस्ट इवन प्राइम नंबर। अब मैं ये पूछ लूं कि स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर कौन है, तो क्या बताओगे जवाब, 4 होगा। ये क्या हो जाएगा, स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर हो जाएगा, सबसे छोटी भाज्य संख्या, ठीक है ना। चलो बढ़े आगे। ये देखो ये पॉइंट्स क्या लिखे हैं, एक ना तो भाज्य संख्या है और ना ही अभाज्य संख्या है, याद रखना है इसको। 2 सबसे छोटी अभाज्य संख्या है, 2 एक ऐसी संख्या है जो अभाज्य भी है, सम भी है, बाकी सभी अभाज्य संख्याएं विषम होती हैं, ठीक है ना। चलें बढ़ें आगे, यहां तक सब ठीक है। अब देखो ये अभी पटवारी यदि आपने दिया होगा तो ये क्वेश्चन मिला होगा, वहां पटवारी में पूछा था 70 से 100 तक कितनी अभाज्य संख्याएं होती हैं, और प्राइम नंबर निकालने का, अभाज्य संख्या निकालने का कोई फॉर्मूला नहीं होता। क्यों, क्योंकि सिस्टमैटिक नहीं होती। जैसे 2 आया, 2 के बाद 3 आया, डिफरेंस कितना बना, 1 का। 3 के बाद 5 आएगा तो 5, डिफरेंस कितना बना, 2 का। 5 के बाद 7 आएगा, डिफरेंस कितना है, 2 का। 7 के बाद 11 आएगा,
डिफरेंस कितना बन गया, अब ज़्यादा हुआ। तो ये डिफरेंस सिस्टम में नहीं चल रहा, इसलिए डायरेक्ट पता हम नहीं कर सकते कि प्राइम नंबर कितने होते हैं। तो फिर क्या करें, या तो हमें गिनना पड़ेगा, और एग्जामिनेशन हॉल में यदि हम गिनना शुरू कर दें तो आप जानते हो इवन नंबर भी प्राइम दिखेगा, ऑड नंबर भी प्राइम दिखेगा, सब एक जैसा लगता है, इतना प्रेशर होता है ना। तो थोड़ा सा हम कोशिश करें कि याद रह जाएं चीज़ें। तो चलो इसको याद करने की कोशिश करते हैं। 1 से 25 तक कितने होते हैं, 9। 1 से 25 तक कितने प्राइम नंबर हैं, 9 होते हैं। फिर 25 से 50 तक 6 होते हैं। 50 से 100 तक 10 होते हैं। और 1 से 100 तक पूछ ले तो 1/4, या 0 से 100 तक 1/4। 0 से या 1 से सेम क्यों, क्योंकि 0 और 1 दोनों ही काम के नहीं है भाई, दोनों ही हमारी गिनती में नहीं है ना। तो 0 से कह दे या 1 से कह दे, क्या फ़र्क पड़ता है, 2 से भी कह दे तो भी यही आएगा, क्योंकि 0 और 1 तो हमारे काम का ही नहीं था ना। तो चलो क्या याद रखना है कि यदि पूछा जाए 1 से 100 तक कितने प्राइम नंबर, तो 1/4, 1/4 कितना आएगा, 25। यही है, देखो 1/4 कितने हो जाएंगे, 25 संख्याएं ऐसी हैं जो क्या होंगी, प्राइम होंगी। और 1 से 25 तक कितनी थी, 9। 25 से 50 तक 6, और 50 से 100 तक 10, तो 1 से 100 तक 25। याद रहेगा। चलो कोशिश रखना कि याद रह जाए थोड़ा सा, है ना। चलो वैसे वो इतना सिस्टमेटिक नहीं पूछेगा, अभी उसने 70 से पूछा था पिछले एग्जाम में, तो वो आपको फिर निकालना ही पड़ेगा, मतलब संख्याएं लिखकर ही सर्च करना पड़ेगा। अब देखो एक नया कुछ दिखाई दे रहा है, ये भी अभी अभी पूछा गया है, पहले ये भी नहीं आता था। लिखा है ट्विन प्राइम नंबर, जुड़वा अभाज्य संख्या। ये क्या होता है, तो ये कुछ नया नहीं है, ये प्राइम नंबर ही है, अभाज्य संख्या ही है। बस शर्त इतनी सी है कि 2 लगातार संख्याएं होनी चाहिए। लगातार मतलब प्राकृतिक संख्याएं नहीं, अभाज्य ही हो, लगातार हो, और जिनके बीच डिफरेंस कितना हो, 2 का हो, तो वो क्या हो जाएंगी, जुड़वा अभाज्य संख्या हो जाएंगी। जैसे 3 और 5, ये दोनों प्राइम है, प्राइम होते हैं। फिर 11 13 प्राइम होते हैं। 17 19, इनमें क्या चल रहा है, 2 का डिफरेंस चल रहा है, तो डिफरेंस कितना आना चाहिए, 2 का आना चाहिए, और लगातार संख्याएं होनी चाहिए। लगातार हैं, बीच में कोई प्राइम नहीं छोड़ा, देखो इनमें हमने, नहीं ना। 5 के बाद कौन आएगा, 7 ही तो आएगा, तो वही तो लिखा है हमने, ठीक था ना। तो ये क्या हो गई, जुड़वा अभाज्य संख्याएं, ट्विन प्राइम नंबर। क्या शर्त है, 2 प्राइम नंबर होंगे, लगातार होंगे, इनके बीच डिफरेंस 2 का होगा, तो क्या कहलाएंगे, ट्विन प्राइम नंबर। चलें आगे, याद रहेगा। अब ये पूछेगा कैसे, उसने लिख दिया निम्नलिखित में से कौन ट्विन प्राइम नंबर है, और ऑप्शन दे दिया आपको 4, तो फिर हम उसमें छांट पाएं, ठीक है ना। चलो बढ़ें आगे। यहां पर एक नया वर्ड लिखा है, देखो सह, ये हमारा पढ़ा हुआ वर्ड है, ये है ना। जैसे बोलते हैं हम कॉपरेट करो, कॉपरेट में भी ये सीओ लगा रहता है पहले, तो कॉपरेट करना मतलब, हाँ, को ऑपरेट करना, साथ में ऑपरेट करना, अलग अलग मत जाओ, साथ में ऑपरेट करो, तो क्या कह देते हैं हम, कॉपरेट करो, ऐसा यही होता है। हाँ, जैसे हमने एक वर्ड सुना था पहले, सहपाठी, इसका क्या मतलब था, साथ में पढ़ने वाले, यही था। तो सह का मतलब क्या होता है, साथ में, है ना। सह का मतलब हो गया साथ में, और अभाज्य का मतलब अभाज्य संख्याएं। तो हमें 2 नंबर चाहिए जो साथ में हो, और कैसे हो, प्राइम हो नहीं। यहां इसका मीनिंग अलग है। जैसे मैंने लिखा 2 और 5, ठीक है ना। फिर लिख रहा हूं मैं 5 और 10, फिर मैं लिख रहा हूं आपका 9 और 13। देखो अब जैसे ये मैंने लिखे, तो यहां पर लिखा है, क्या लिखा है, सह अभाज्य संख्याएं। तो ऐसी दो संख्याएं जो आपस में डिवाइड ना हो पाए, ऐसी 2 संख्याएं जो आपस में डिवाइड ना हो पाए, या फिर मैं ऐसे कह दूं कि 2 ऐसी संख्याएं जिन्हें हम किसी एक संख्या से ना काट पाए। जैसे इसमें देखो 2 और 5, अब 2 भी प्राइम है और 5 भी प्राइम है, ये तो दोनों प्राइम है, तो आपको लग रहा होगा को प्राइम तो है, क्योंकि प्राइम लिखे हैं दोनों। इसमें तो प्राइम नहीं लिखे, एक नंबर प्राइम लिखा है 5 और दूसरा इवन नंबर लिखा है, तो ये होगा क्या, हाँ
ये नहीं होगा, लेकिन बात ये नहीं है कि इसमें 10 जो है प्राइम नहीं है, बात ये है कि कट रहा है 5 से। देखो ये 5 से कट जाएगा, कैंसिल हो रहा है, कैंसिल नहीं होना चाहिए, तो क्या होगा, तो को प्राइम होगा। जैसे ये वाला देखो, ये कट रहा है क्या, नहीं कट रहा, तो ये क्या होगा, को प्राइम। इसमें भी तो 9 प्राइम नहीं था, 9 प्राइम नहीं होता, 9 ऑड नंबर है, प्राइम नंबर नहीं है, 9 3 से कट जाता है, प्राइम नंबर नहीं था 9, ठीक है ना, लेकिन फिर भी ये को प्राइम पेयर है। को प्राइम पेयर का मतलब होता है कि जो दो संख्याओं का पेयर आपने लिया है वो किसी एक नंबर से डिवाइड ना हो, या इसको मैथ्स की भाषा में कह दूं कि इनमें कोई भी फैक्टर कॉमन नहीं होना चाहिए। अब ये कॉमन फैक्टर कहां से आ गया, जब हम किन्हीं दो संख्याओं को काटते हैं, जैसे मैंने 10 और 20 लिया और इनको मैंने काट दिया, कैसे कटेगा, ये 10 से कट जाएगा, तो कैसे कट रहा है, 10 से एक बार और ये 10 से 2 बार। तो देखो इसमें कॉमन फैक्टर कौन था, 10, और वही तो कैंसिल होता है, वही होता है। तो जिन दो संख्याओं में कॉमन फैक्टर ना हो वो क्या होंगे, वो को प्राइम होंगे, ठीक है ना, मतलब आपस में कुछ भी कॉमन नहीं होना चाहिए, कटना नहीं चाहिए दोनों संख्याएं, ठीक है। चलो बढ़े आगे। अब यहां देखो थोड़ी सी अलग भाषा लिखी है, क्या लिखा है कि HCF 1 होना चाहिए। HCF क्या होता है, HCF पढ़ा है हमने, याद है, पहले फैक्टर निकालते थे फिर जोड़े बनाते थे, याद है, तो जोड़े बनाते थे मतलब सभी में है वो, तब तो जोड़ा बन रहा है, तो जोड़ा बनना मतलब कॉमन होना, और हमें कॉमन नहीं चाहिए, तो HCF नहीं बनना चाहिए, नहीं बनना चाहिए मतलब एक होना चाहिए, एक तो होगा ही फैक्टर सबका, तो क्या होगा, जिनका HCF 1 होता है या जिनमें कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होता, या समझने के लिए जो किसी एक नंबर से ना कट पाए, क्या होंगी, सह अभाज्य होंगी। चलें आगे देखें नेक्स्ट। ये आ गया आपका रियल नंबर, ठीक है ना, वास्तविक संख्याएं। तो ये दो टाइप की संख्याएं होती हैं, एक होती है वास्तविक संख्या और एक होती है आभासी संख्या, रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर। इनमें क्या फर्क है, तो ये बताओ मैथ्स वाले कौन कौन हैं, एक ही व्यक्ति है, दो हैं मैथ्स वाले, अच्छा धीरे धीरे पता चल रहा है। चलो हमने 11th में एक बहुत ही अच्छी संख्या पढ़ी थी, आयोटा, याद आ रहा है, कुछ पढ़ा था, क्या है ये आयोटा, आयोटा कोई नंबर नहीं होता, आयोटा हमने पढ़ा है, ऐसे लिखते थे, आई लिखते थे, लेकिन ये कोई नंबर नहीं था, ये हम मान लेते थे कि आयोटा एक संख्या है, यही होता था, लेकिन आयोटा कोई संख्या होता नहीं था, नहीं था ना। तो मैं आपको बिल्कुल इजी वे में बताऊं क्या होता है, ऐसी सभी संख्याएं जिनके बारे में आप कैलकुलेशन लगाते हो, जो भी आप जोड़ घटाना गुणा भाग जितनी संख्याओं का कर सकते हो, वो सब रियल नंबर होते हैं, सब क्या हैं, वास्तविक संख्याएं हैं, ठीक है ना। जैसे जो भी संख्याएं हमने पढ़ी, नेचुरल नंबर, होल नंबर, इवन नंबर, ऑड नंबर, सब क्या हैं, सभी रियल नंबर होते हैं, ठीक है ना। और आभासी संख्या या काल्पनिक संख्या या इमेजिनरी नंबर, ऐसा कोई नंबर होता नहीं है, ठीक है ना, ये केवल कल्पना मात्र है कि ये इमेजिन करते हैं हम कि ऐसा हो सकता है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। मतलब हम जितना क्लासिफिकेशन पढ़ते हैं वो किसका पढ़ते हैं, रियल नंबर का पढ़ते हैं, ठीक है ना। और आपका पूरा सिलेबस जो चलेगा वो किस पर चलेगा, रियल नंबर पर चलेगा। तो इसके बारे में पूछा नहीं जाता, लेकिन इसलिए ले लिया था कि हमारे दिमाग में आ जाता है कि हमने ये पढ़ा था तो ये क्या था, तो ये कभी अभी तक तो नहीं पूछा है, तो आएगा नहीं, इसका टेंशन मत लो। ये वही है काल्पनिक संख्याएं, ठीक है ना, होता कुछ भी नहीं है। अब ये बताओ धनात्मक और ऋणात्मक संख्याएं क्या होती हैं, नेगेटिव और पॉजिटिव नंबर। हाँ हाँ, देखो क्या था, स्कूल में हमने पढ़ा था एक नंबर लाइन, हाँ, संख्या रेखा, याद है, ये संख्या रेखा क्या होती है, जैसे हमारा स्केल जो होता है ना, वैसी ही एक संख्या रेखा होती है, जिस पर हम क्या करते हैं, बीच में लिख लेते हैं 0, ठीक है ना, बीच में क्या लिख लिया जाता है, 0,
और जीरो से राइट साइड क्या होता है, पॉजिटिव नंबर्स, और लेफ्ट साइड क्या होते हैं, नेगेटिव नंबर्स, यही होते हैं। तो हम क्या करें, संख्या रेखा पर जीरो से कहाँ जाएं, पॉजिटिव की तरफ, मतलब कहाँ, राइट जाएंगे तो क्या मिलेगा, पॉजिटिव नंबर्स, और लेफ्ट जाएंगे तो क्या मिलेगा, नेगेटिव नंबर्स। इसका डेफिनेशन कभी ऐसे एग्जाम में भी नहीं आया जो रिटर्न होते हैं, लेकिन केवल जनरल इंफॉर्मेशन के लिए इसको डाल दिया था, बाकी ये पूछा नहीं गया, ठीक है ना, क्योंकि उसमें पूछेगा क्या। चलो बढ़े आगे। सेम चीज है, शून्य से छोटी और कहाँ आएंगी, लेफ्ट में। ये इंपॉर्टेंट है, अब इसको थोड़ा सा डीप में देखते हैं, ठीक है ना। चलो तो ये बताओ, ये होता क्या है परिमेय संख्या, क्या है परिमेय संख्या। हाँ, इन्होंने कहा रेशो ऑफ 2 डिजिट्स, मतलब स्कूल में हमने पढ़ा था कि जिसको हम P अपॉन Q के फॉर्म में लिख पाएं और Q इज नॉट इक्वल्स टू 0, ऐसे पढ़ाया था हमें स्कूल में, याद है कि ऐसी संख्याएं जिन्हें हम P अपॉन Q के फॉर्म में लिख पाएं और Q कभी भी 0 नहीं होना चाहिए, तो क्या कहलाएगा, रैशनल नंबर कहलाएगा। एग्जाम्पल बताओ जरा कुछ। हाँ, रैशनल नंबर का कोई एग्जाम्पल, 3/5, और बताओ इसके अलावा कुछ। अब ऐसा ही नहीं कि 2/5, 5/7, 7/11 एक जैसा बताते जाएं, नहीं, कुछ और नया। क्या ये रैशनल नंबर होगा, ये है बहुमत आ रहा है बोल रहे हैं, नहीं है, ये है क्या, ये है क्या, क्या हुआ। देखो अब मैं आपको अच्छी डेफिनेशन बताता हूं, ठीक है ना। ये डेफिनेशन तो कुछ खतरनाक लिखी है। परिमेय संख्याएं क्या होती हैं, आप साम दाम दंड भेद जो लगा सको वो लगा लो, संख्या को 2 मंजिला बना दो, यदि बन गई तो परिमेय संख्या होगी। मैंने क्या कहा, आप जो कर सको कर लो, आप जो जुगाड़ बना सकते हो बना लो, बस संख्या 2 मंजिला हो जाना चाहिए। यदि 2 मंजिला हो पाई तो क्या होगी, परिमेय संख्या होगी। देखो इनमें कुछ बन रही है व्यवस्था, ये डबल मंजिल हो सकते हैं क्या, हो जाएंगे, कैसे, इसके नीचे 1 लिख सकते हैं, लिखा जा सकता है, हो गया रैशनल नंबर। इसका पॉइंट हटा सकते हैं तो क्या बन जाएगा, 10, हो गया रैशनल नंबर। इसका बार हटा सकते हैं, हट जाता है बार, डिटेल में देख लेंगे हम कैसे हटता है ना, रूल समझ लेंगे। हटाया जा सकता है बार, तो क्या बन गया रैशनल नंबर। रूट हटा सकते हैं, हट जाएगा 8, और बटे में 1 लिख सकते हैं, तो क्या है, रैशनल नंबर। ठीक था, तो रैशनल नंबर केवल P अपॉन Q और Q इज नॉट इक्वल्स टू 0, इससे काम नहीं चलेगा, ठीक है ना। तो क्या याद रखना है, कुछ भी कर लो आप, जो आप करते बने, बस संख्या कैसी हो जाए, डबल मंजिल हो जाए, तो क्या हो जाएगा, वो रैशनल नंबर होगा। अब दिमाग में और ज्यादा सवाल आने शुरू हो जाएंगे, क्यों, सब तो रैशनल में लिख दिया, अब बचेगा क्या जो इर्रेशनल में जाएगा। हाँ, क्या हुआ, सब तो यहां लिख दिया, अब वहां क्या बचेगा क्या बचा वहां। हाँ, इसको एक बार रीड और कर लें, क्या लिखा है, क्या कह रहा है, परिमेय संख्या वह संख्या होती है जो 2 पूर्णांकों के अनुपात से बनती है। ये रेशो ही लिखा होता है ना। ऊपर वाले को क्या बोलते हैं हम, न्यूमरेटर अंश, और नीचे हर डिनोमिनेटर, ठीक है ना। और नीचे 0 क्यों नहीं होना चाहिए, नीचे 0 आ गया तो वैल्यू इनफाइनाइट हो जाएगी। अभी पढ़ा था, संख्या के बटे में 0 आया तो कहां चला जाएगा, अनंत पर चला जाएगा। हाँ, यदि P 0 हुआ तो क्या होगा, 0 बन जाएगा, और 0 के अपॉन में 1 कोई सेंस नहीं होता लिखने का, ठीक है ना। चलो क्या बोल रहा है कि P अपॉन Q इसे एक अपूर्णांक के रूप में भी लिखा जाता है, संख्या अंश, ये हम डिस्कस कर चुके। चलो देखें, आगे बढ़ें, बढ़ा जाए आगे, नेक्स्ट पर आते हैं, वही चीजें लिखी हैं जो हम डिस्कस कर चुके। अच्छा, एक गायब है, पहले निकल गया, नहीं, इसी में डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है ना। चलो
अपरिमेय संख्या क्या होती है वो देखते हैं, सवाल तो वही बनेगा, है ना, क्या बनेगा वो देखते हैं। तो अब बताओ ये इर्रेशनल क्या था, अपरिमेय संख्या, जिसे हम P अपॉन Q में ना लिख पाए, मतलब दो मंजिला ना बना पाए। तो ऐसी कौन सी संख्या है जो दो मंजिला नहीं बन सकती? जैसे √3 बोल रहे हैं, ये क्यों नहीं बना सकते इसको, क्या गड़बड़ है इसमें? इसका वैल्यू याद है कितना होता है? ऐसा नहीं, कुछ और, कितना? अच्छा 1.732, 1.732 बस खत्म? नहीं, आता जाएगा, ये कंटिन्यू रहेगा, और कंटिन्यू रहेगा तो पॉइंट नहीं हटा सकते। क्यों नहीं हटा सकते? क्योंकि पता नहीं आगे कहाँ तक आएगा, और कहाँ तक आएगा में कितने जीरो लगा दें, फिर नहीं हटा पाएंगे, तो हम इसका पॉइंट नहीं हटा सकते, और पॉइंट नहीं हटेगा तो दो मंजिला बन नहीं सकती, नहीं बनेगी। तो क्या लिख दूं मैं कि नॉन परफेक्ट जितने भी स्क्वायर या क्यूब रूट होते हैं, ये नॉन परफेक्ट है, वो परफेक्ट था 64, उसका रूट निकल पाया, इसका रूट नहीं निकल रहा है, यही हो रहा है ना। तो नॉन परफेक्ट रूट जितने भी आएंगे वो सब क्या होते हैं, कैसे होंगे, परिमेय या अपरिमेय, रैशनल इररैशनल, इररैशनल होंगे, ठीक है ना, और परफेक्ट परिमेय होंगे, रैशनल होंगे। चलें आगे बढ़ें, इसमें और भी कुछ आता है क्या, और कुछ, और कोई संख्या, जैसे मैंने लिखा 5.732 और इसमें डैश 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 लगा दिया, वही बात तो है, ये भी नहीं बदल सकते। फिर एक हमने पढ़ा है पाई, पाई पढ़ा है स्कूल में, इसकी वैल्यू क्या होती है, 22/7, 22/7, ऐसा पढ़ा है। या एक और वैल्यू होती है क्या, 3.14, ऐसा बताओ। अब यदि पूछ लिया जाए पाई क्या है, रैशनल या इररैशनल, तो क्या कहोगे, इररैशनल है। अब यहां पर हमें दो चीजें दिख रही हैं, क्या क्या, एक वैल्यू तो ये रही और दूसरी वैल्यू ये रही, कौन सी वाली वैल्यू के अकॉर्डिंग लगाएं? ये तो डबल मंजिला ही दिख रहा है, इसको डबल मंजिला बना सकते हैं क्या, नहीं बन सकता। देखो क्या होता है, पाई की जो वैल्यू है 22/7, ये होती है अप्रॉक्स वैल्यू, ये पाई का लगभग मान होता है, ये ओरिजिनल वैल्यू नहीं है पाई की। पाई की ओरिजिनल वैल्यू है 3.14 और आता जाएगा ये, ठीक है ना। अभी तक पाई का मान पॉइंट के बाद 70,000 अंकों तक ज्ञात किया जा चुका है, पॉइंट के बाद 70,000 अंकों तक ज्ञात किया जा चुका, लेकिन अभी भी कंटिन्यू है। अब बताओ कितने जीरो लगाएंगे नीचे, हाँ नहीं लगा सकते। तो पाई की ओरिजिनल वैल्यू तो यही है, यही है पाई की ओरिजिनल वैल्यू, ये तो लगभग मान था, ये कौन सा उसका खुद का मान है, नहीं है ना, वो है ओरिजिनल वैल्यू। तो जब कभी भी एग्जाम में आ जाए पाई क्या है, तो पाई क्या होता है, हाँ इररैशनल होगा। क्यों? क्योंकि उसका वैल्यू तो वो है ना 3.14, 22/7 तो अप्रॉक्स वैल्यू है, लगभग मान है। तो एक बार क्वेश्चन ये पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन परिमेय संख्या है, रैशनल नंबर है, और ऑप्शन क्या दिए, ऑप्शन है 22/7, पाई, 3.14, ऐसा। सबसे नीचे वाला, यदि आपसे मैं पूछ लूं रैशनल तो कौन आएगा, परिमेय 22/7, और यदि इररैशनल पूछ लें तो ये दोनों हैं, दोनों इररैशनल है ना। अब यदि ऐसा ऑप्शन बना दूं मैं 3.14, तो ये रैशनल है। क्यों? पॉइंट हटा सकते हो, देखो कंटिन्यू नहीं किया, आगे कंटिन्यू नहीं किया, कंटिन्यू कर देते तो पॉइंट नहीं हटता, लेकिन मैं ऐसा लिख देता 3.14, तो ये तो कोई संख्या लिखी है, पाई का मान थोड़ी लिखा है मैंने, 3.14 लिखा है ना, पॉइंट हटा सकते हैं, नीचे 100 आ जाएगा, आएगा। तो ये संख्या क्या हो जाती, रैशनल, ये भी रैशनल और ये दोनों इररैशनल। अब वो डिपेंड करता है ऑप्शन कैसे सेट करता है, ठीक है ना। चलो तो जी 3.14 से ही 22/7 से ही डिराइव हुआ है 3.14 जी, right? नहीं, ओरिजिनल वैल्यू ये है,
इससे ये बनाया है अप्रॉक्स, हाँ वो अप्रॉक्स बनाया गया है, लगभग वैल्यू बनाई है। तो ये हम इसको डिटेल में कहाँ पढ़ते हैं, जब हम मेंसुरेशन कंप्लीट करके ज्योमेट्री में एंटर होंगे, तो वहाँ एक पूरा का पूरा चैप्टर, या मैं ऐसा कह दूं कि एक अलग से ही मान लो रेडियन और डिग्री में रिलेशन का एक चैप्टर होता है, तो वहाँ इसको मैं आपको परफेक्ट बनाना सिखाऊंगा कि कैसे बनेगा। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं दोबारा नए सेशन में कुछ नई संख्याओं के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।